नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। फिर भी आप सभी का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहा, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और इस बीच आप सभी ने मुझसे बहुत सारे सवाल भी पूछे, मगर कुछ रीजन्स से मैं उनके जवाब नहीं दे पाया। तो आज की वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा और साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि मैं इतने दिनों तक कहाँ था और क्यों कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो मार्च 2021 में अपलोड किया था। उसके अगले ही महीने में मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया और मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि करीब 1 महीने में मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी इतनी वीकनेस थी कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसलिए मैं चैनल की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाया या कोई वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाया। और इसी बीच 2 बड़े तूफान भी आए जिससे मेरा पूरा गार्डन अस्त व्यस्त हो गया। चलिए मैं आपको एक बार अपना गार्डन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सही से केयर न होने के कारण मेरे बहुत सारे प्लांट सूख गए और डेड हो गए, और जो बचे हुए हैं उनमें इतनी ज़्यादा घास उग गई है कि आपको प्लांट भी सही से नहीं दिखेगा, सिर्फ घास ही दिखेगी। ये देखिए, और लगातार बारिश हो रही है इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा टेरेस भीगा हुआ है और सभी के सभी प्लांट बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़े हैं। तो फिलहाल मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज की वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट पढ़ने वाला हूँ और उनके जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का Q&A वीडियो। तो सबसे पहला कमेंट है उर्फी जहाँ जी का। इन्होंने लिखा, माई प्लांट इज डाइंग सिंस आई परचेज दिस फ्रॉम नर्सरी। यह कमेंट उन्होंने मेरे कलामोंडिन ऑरेंज के वीडियो पे किया है। तो मैं बता दूं कि किसी भी प्लांट के सूखने या मरने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ कॉमन रीजन्स के बारे में बात करूँगा जिसकी वजह से हमारे प्लांट अक्सर सूख जाते हैं या मर जाते हैं। क्योंकि बिना किसी प्लांट को देखे यह बताना कि ये हमारा प्लांट क्यों मर रहा है बड़ा ही मुश्किल काम है। तो कुछ कॉमन रीजन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम कोई प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं और उसे नए गमले में लगाते हैं और शुरुआत से ही हमारा पौधा थोड़ा मुरझाया हुआ रहता है और धीरे धीरे उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है, तो ऐसे में हो सकता है कि हमने जो प्लांट नर्सरी से ख़रीदा है वह शुरू से ही कुछ डिफेक्टिव रहा हो, उसमें कोई कमी रही हो सकता है कि प्लांट पर किसी तरह के इंसेक्ट या डिसीज़ का प्रभाव रहा हो जिसकी वजह से हमारा प्लांट धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी कोई प्लांट नर्सरी से खरीदें तो पूरी तरह से प्लांट को चेक कर लें। हम यह अच्छी तरह से श्योर हो जाएं कि हमारा प्लांट पूरी तरह से हेल्दी है जिसको हम खरीद रहे हैं, उसके बाद हम प्लांट को खरीदें तो अच्छा रहता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने नर्सरी से किसी ऐसे प्लांट को ले लिया जो किसी इंसेक्ट या डिसीज़ से इन्फेक्टेड था, और मैंने सोचा कि मैं इसका ट्रीटमेंट कर ले जाऊँगा, इसे सेव कर ले जाऊँगा। बट ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब लंबे समय से किसी प्लांट पर किसी डिसीज या इंसेक्ट का प्रभाव होता है तो उसे बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। उल्टा अगर ऐसे प्लांट्स को हम अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो उसके आसपास जो प्लांट रखे होते हैं उनके भी इन्फेक्टेड होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए कभी भी आप ऐसा प्लांट बिल्कुल ना खरीदें जिस पर किसी इंसेक्ट या डिसीज़ का प्रभाव रहा हो, भले ही वह प्लांट स्टॉक में सिंगल पीस ही क्यों ना बचा हो, बट आप ऐसे प्लांट बिल्कुल ना खरीदें। कभी कभी नर्सरी वाले बहुत बड़े प्लांट को ग्राउंड से निकालकर गमले या पॉलीबैग में शिफ्ट करके बेचते हैं जिनकी रूट्स ग्राउंड से निकालते समय ही काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है। तो ऐसे प्लांट भी शुरुआत में बिल्कुल हेल्दी लगते हैं, मगर यह लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे सूखने लगते हैं। इसलिए हमेशा आप ऐसा प्लांट नर्सरी से खरीदें जिसकी मैक्सिमम एज 1 साल हो, उससे बड़े प्लांट नहीं खरीदना चाहिए। और अगर प्लांट्स के रूट आपको डैमेज लगें तो आप उससे बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि प्लांट्स का अपर हिस्सा थोड़ा सा डैमेज भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर प्लांट्स की रूट ही डैमेज होंगी तो वह अपने आप को फीड नहीं कर पाएगा और इतनी जल्दी उसकी रूट डेवलप नहीं होंगी, तो धीरे धीरे आपका जो प्लांट है वह ख़राब होता जाएगा और लास्ट में मर जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा मैंने प्लांट के मरने का सबसे बड़ा रीज़न फंगल डिसीज़ को पाया है। इसलिए जब भी आप कोई प्लांट खरीद कर लाएँ, चाहे उसे ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन, सबसे पहले प्लांट्स की हेल्थ को चेक करें। उसके बाद प्लांट्स की रूट से पुरानी मिट्टी को निकालकर प्लांट के रूट को भी एक बार चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी फंगस प्लांट के रूट पे लगे होते हैं और ऊपर से देखने में हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी लगता है, बट धीरे धीरे हमारा जो प्लांट है वह सूखने लगता है और हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। जबकि हम अपने प्लांट को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र भी देते हैं, उसमें वाटरिंग भी करते हैं, बट हमारा जो प्लांट है वह धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। अगर आपको अपने प्लांट की रूट पे किसी भी तरह के फंगस का प्रभाव दिखाई पड़े तो आप प्लांट से डैमेज रूट्स को कट करके हटा दें और 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फंगीसाइड घोलकर प्लांट्स की रूट को अच्छी तरह से धो दें। फंगीसाइड आपको आपके मार्केट में सीड और फर्टिलाइज़र की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, तो आप उसे 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके और उससे अच्छी तरह से रूट को वॉश कर दें
और उसके बाद अपने प्लांट को नए पॉटिंग मिक्स में शिफ्ट कर दें और बाकी जो फंगीसाइड का घोल बचा हुआ है उससे आप वाटरिंग कर दें। तो ऐसे में आपके प्लांट्स के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही कुछ कॉमन रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट है वह शुरुआत से ही ख़राब होने लगते हैं और हम उसे बचा नहीं पाते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो प्लांट है वह ख़राब नहीं होगा। अगला कमेंट है नादिया नौसीन जी का। इन्होंने लिखा है, सर आई हैव ब्लैक पेपर ट्री इन माई होम। इस पर फ्रूट आता है बट वो सूख कर गिर जाता है। मैं उसको पानी भी देती हूँ और फर्टिलाइज़र भी। तो नादिया नौसीन जी, ब्लैक पेपर में फ्लावरिंग से लेकर फ्रूट लगने और फ्रूट के पकने में करीब करीब 7 से 8 महीने लगते हैं। यह एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और यह एक ट्रॉपिकल प्लांट है। यह ऐसे क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर बारिश के मौसम में पर्याप्त बारिश होती है और विंटर सीजन में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और गर्मियों में भी टेम्परेचर 30-35 डिग्री के आसपास ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर 40+ चला जाता है और विंटर सीजन में टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, तो ऐसे में ब्लैक पेपर पर फ्रूट लगना और उसे पकना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नर्सरी वाले इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं जिससे वे इस प्लांट को हाई टेम्परेचर हीट और लो टेम्परेचर से सुरक्षित रख पाते हैं। तो इसलिए आप भी अपने ब्लैक पेपर प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, जिससे जब आपके प्लांट में फ्रूटिंग होगी तो उसके गिरने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और अगर आप ऐसे जगह पर रहती हैं जहाँ पर मौसम इस प्लांट के लिए सूटेबल रहता है, तो ऐसे में आपके प्लांट से फ्रूट गिरने का रीज़न फंगल डिसीज या कुछ इंसेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप अपने प्लांट को रेगुलर चेक करते रहें, खास करके जब प्लांट पर फ्लावरिंग शुरू होती है, उसमें प्लांट को थोड़ी अधिक देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में आप हफ्ते में एक बार अपने प्लांट पर नीम ऑयल स्प्रे कर सकती हैं और हर 15 दिन में 2 ग्राम फंगीसाइड 1 लीटर पानी में घोल करके आप पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दें और जो बचा हुआ पानी है उसे आप प्लांट के रूट में दे दें। इससे आपके प्लांट से फ्रूट के गिरने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगला कमेंट है मोहम्मद उफानुद्दीन खान जी का। इन्होंने लिखा है, कैन यू शो योर प्लांट आफ्टर 1 ईयर। तो बिल्कुल जी, मैं आपको अपना ड्रैगन फ्रूट प्लांट दिखा देता हूँ। मैं अपने ड्रैगन फ्रूट प्लांट के सामने ही खड़ा हूँ और अगर आपने इसे लगाते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीदा था तो यह प्लांट करीब मुझे 1 फीट का मिला था और इस समय इसकी पूरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा चली गई है। तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, हालांकि अभी इसमें एक भी बार फ्रूटिंग नहीं हुई है। तो जब इसमें फ्रूटिंग होगी तो मैं इसकी अपडेट वीडियो आप सभी को दूंगा। फिलहाल इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। इसमें एक प्लांट की ग्रोथ करीब 6 फीट से ऊपर चली गई है और दूसरे प्लांट की ग्रोथ भी लगभग 3.5-4 फीट पहुंच गई है। ये देखिए, तो मिला जुला के दोनों प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। यह भी लगभग 4 फीट, हाँ 4 फीट से ऊपर ही होगा यह भी। ये देखिए। डिंगर माझी ने पूछा है, सर हाउ कैन आई गेट दिस प्लांट, आई एम फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट। तो इन्होंने कलामंडी ऑरेंज प्लांट के बारे में पूछा है। तो डिंगर जी, यह प्लांट आपको आपके आसपास लोकल नर्सरी पे आसानी से मिल जाएगा इस समय और लोकल नर्सरी पर यह प्लांट आपको काफ़ी कम कीमत पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यह प्लांट लोकल नर्सरी पे नहीं मिल रहा है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन इसके प्राइजेस थोड़ा से हाई होते हैं, तो आपको इजीली यह प्लांट नर्सरी लाइव या फिर अमेजोन जैसे वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। वैसे मैं इस प्लांट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इस प्लांट को ऑर्डर कर सकते हैं। सरिता यादव जी ने पूछा है कि मिनिएचर रोज में शक्कर ब्रांच होता है क्या। सरिता जी, इंग्लिश रोज आमतौर पर ग्राफ्टिंग से तैयार किए जाते हैं, जिसमें जंगली रोज पर इंग्लिश रोज के ब्रांच को ग्राफ्ट किया जाता है। इसलिए जो ब्रांच ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से निकलते हैं वो जंगली रूट स्टॉक से निकलते हैं, इसलिए जो ब्रांच निकलती है वह जंगली होती है, तो उसी ब्रांच को हम शक्कर कहते हैं। लेकिन मिनिएचर रोज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिनिएचर रोज को कटिंग से तैयार किया जाता है, इसलिए उसमें शक्कर ब्रांच नहीं निकलती हैं। शुभम घोष जी ने मेरे कलामंडी ऑरेंज के वीडियो पर कमेंट किया है और पूछा है, क्या फर्टिलाइजर दिए हो आप। मेरा भी ये प्लांट है बट फ्रूट का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो शुभम जी, मैं अपने इस प्लांट को सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही देता हूँ, जैसे वर्मी कंपोस्ट या काऊ मैन्योर, और इसमें मैं सिर्फ महीने में 1 ही बार काऊ मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट देता हूँ। और जब इसमें फ्लावरिंग का समय होता है तो इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट या काऊ मैन्योर के साथ 1 मुट्ठी के करीब बोन मील पाउडर मिक्स करके देता हूँ, क्योंकि किसी भी प्लांट में फ्रूटिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस की ज़रूरत होती है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में बोन मील सबसे अच्छा है फास्फोरस के लिए। और यह एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है, इसलिए इससे प्लांट को लंबे समय तक फास्फोरस मिलता रहता है। और किसी भी प्लांट को फ्रूटिंग के समय अगर पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस मिले तो इससे फ्रूट का साइज भी इंक्रीज होता है और फ्रूट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो बस यही मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने इस प्लांट को देता हूँ और कोई खास फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करता मैं इसमें।
इस समय आप स्क्रीन पर जिस इमेज को देख पा रहे हैं वह मेरे रियल प्लांट की है, जिस समय मेरे प्लांट में फ्रूटिंग चल रही थी उस समय की है। तो वैसे भी इसके फ्रूट का जो साइज़ है वह मैक्सिमम जो मार्केट में नींबू मिलता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आप चाहेंगे कि इसका साइज़ पूरे संतरे जैसा हो तो संतरे जैसा इसका साइज़ नहीं होता है। सिर्फ छीलने में आपको यह बिल्कुल संतरे जैसा लगेगा, लेकिन यह स्वाद में काफ़ी खट्टा होता है और इसका साइज़ बिल्कुल नींबू से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि आपके प्लांट में जो फ्रूट लगे उसका साइज़ संतरे जितना बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। शीत पटेल जी ने पूछा है कि 15 लीटर पानी में कितना लिक्विड सीवीड ले सकते हैं। तो मैंने इस पर डिटेल में वीडियो किया है, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे 1 लीटर पानी में हम करीब 2.5 से 3 ml लिक्विड सीवीड मिक्स करते हैं। इस हिसाब से 15 लीटर पानी में आप करीब 40 से 45 ml लिक्विड सीवीड ले सकते हैं और उसे आप चाहें तो फोलियर स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसे डायरेक्ट अपने सॉइल में दे सकते हैं प्लांट्स की रूट में। लेकिन अगर आप लिक्विड सीवीड को फोलियर स्प्रे के रूप में यूज़ करते हैं तो आप हमेशा सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ही यूज़ करें, जिससे प्लांट में लीफ बर्न की समस्या ना हो। अगले 2 कमेंट्स अमाया साक्या और रुद्राक्ष त्रिपाठी जी के हैं। इनकी समस्याएं सेम हैं। इनके कलामोंडिन ऑरेंज में फ्रूट तो लगते हैं बट मेच्योर होने से पहले ही गिर जाते हैं या फिर प्लांट की पत्तियां सूख कर गिर रही हैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत से लोगों से सुनने को मिली है। किसी के फ्रूट गिर रहे हैं तो किसी के फ्लावर बड। प्लांट्स भले ही अलग हों लेकिन सबकी समस्या कॉमन है। तो सबसे पहले तो आप वही प्लांट घर लाएँ जिसके लिए आपके यहाँ का मौसम सूटेबल हो, क्योंकि अगर प्लांट के लिए आपके यहाँ का मौसम ही सूटेबल नहीं होगा तो प्लांट का सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा प्लांट से फ्रूट या फ्लावर गिरने की समस्या अक्सर ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की वजह से होती है। अगर आप अपने प्लांट में आवश्यकता से अधिक पानी देते हैं तो भी आपके प्लांट से फ्रूट, लीफ और फ्लावर बड गिरने की समस्या हो सकती है। और अगर आप उसमें बहुत कम पानी देते हैं, मतलब एक बार वाटरिंग करने के बाद आप उसमें तब तक वाटरिंग नहीं करते हैं जब तक पॉट की पूरी मिट्टी सूख नहीं जाती है, तो ऐसे में भी प्लांट से फ्लावर बड और फ्रूट गिरने लगते हैं और प्लांट की जो पत्तियां हैं वह सूख कर गिरने लगती हैं। इसलिए आप अपने फ्रूटिंग प्लांट में जब भी वाटरिंग करें तो अच्छी तरह से डीप वाटरिंग करें, जिससे पॉट की पूरी मिट्टी अच्छी तरह मॉइस्ट हो जाए। और दोबारा जब पॉट की सरफेस लेयर की मिट्टी हल्की सी सूखी दिखे तो आप दोबारा उसमें वाटरिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको अपने पॉट में हल्का सा मॉइस्चर हमेशा मेंटेन करके रखना है, जिससे आपके जो फ्लावर बड हैं या फ्रूट हैं वह गिरेंगे नहीं। लेकिन कभी भी आप उसमें ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से प्लांट के फ्लावर बड और फ्रूट तो गिरेंगे ही, साथ ही साथ प्लांट में रूट रॉट की समस्या हो सकती है, जिससे आपका प्लांट पूरी तरह से डेड हो सकता है। रुद्राक्ष जी, अगर आपने कलामोंडिन ऑरेंज पे मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं जब प्लांट खरीद कर लाया था तो उसमें मेरे प्लांट में बहुत सारे फ्रूट लगे हुए थे। लेकिन उस समय मेरा प्लांट काफ़ी छोटा था, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने अपने प्लांट से सारे फ्रूट तोड़कर हटा दिए थे। सिर्फ कुछ ही फ्रूट मैंने छोड़े थे और नेक्स्ट ईयर मेरे प्लांट पर बहुत सारे फ्रूट लगे थे और सभी अच्छी तरह से मैच्योर हुए थे। तो आप घबराइए मत, जब आपका प्लांट पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है तो उस समय जो एक्स्ट्रा फ्रूट होते हैं वह प्लांट खुद ही गिरा देता है। इसलिए आप अपने प्लांट की अच्छी तरह से केयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके प्लांट की कंडीशन अच्छी होगी तो उससे फ्रूट और फ्लावर के गिरने की समस्या अपने आप ही रुक जाएगी। तो अगर आपके प्लांट पे किसी भी तरह के इंसेक्ट या डिसीज़ का प्रभाव हो तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका प्लांट जो है हेल्दी रहेगा और होपफुली आपके प्लांट में नेक्स्ट ईयर अच्छे फ्रूट आएंगे और जो फ्रूट के गिरने की समस्या वो भी कम हो जाएगी। अगला कमेंट है युगल किशोर जी का। इन्होंने पूछा है कि लिक्विड सीवीड को हम फ्रूट प्लांट जैसे मैंगो, लेमन, चीकू में यूज कर सकते हैं क्या इससे बेनिफिट मिलेगा? युगल किशोर जी, लिक्विड सीवीड एक कंप्लीट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और इसमें हमारे प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी लगभग सभी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आप इसे अपने सभी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। आपको इससे सभी प्लांट में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर की तरह इंस्टेंट इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इसे टाइम टू टाइम यूज करते रहें, यह आपके प्लांट की सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा और आपका प्लांट जो है वह हमेशा हेल्दी रहेगा। तो आप निश्चिंत होकर आप इसे किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। रेणु श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि छोटे छोटे अंगूर लग गए हैं, वो पक नहीं रहे हैं, साइज़ भी छोटा है, उपाय बताएं। रेणु जी, किसी भी प्लांट में फर्स्ट ईयर में जब प्लांट काफ़ी यंग होता है तो उससे अधिक फ्रूट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अक्सर अमेच्योर प्लांट में क्षमता से अधिक फ्रूट लग जाते हैं, जिससे फ्रूट की ग्रोथ रुक जाती है या फिर फ्रूट झड़ने लगते हैं। इसलिए हो सके तो आप पहली बार अपने प्लांट के सभी फ्रूट को तोड़कर हटा दें, जिससे प्लांट की पूरी एनर्जी प्लांट के ग्रोथ में लग सके। जब आपका प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो जाए उसके बाद ही उससे फ्रूट लें।
किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो रही हो तो उसमें आप अपने रेगुलर फर्टिलाइज़र के साथ थोड़ा सा बोन मिल्क पाउडर मिक्स करके अपने प्लांट को दें, जिससे फ्रूट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होगी। वैसे फिश मिल्क फर्टिलाइज़र ग्रेप वाइन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप हर सीज़न में फ्रूट लगने से पहले अपने ग्रेप वाइन में फिश मिल्क फर्टिलाइज़र दे सकती हैं। इससे आपके प्लांट में बहुत सारे फ्रूट भी लगेंगे और फ्रूट ड्रॉप या फ्रूट के न पकने की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। दीप पटेल जी ने कलामोंडिन ऑरेंज प्लांट के बारे में पूछा है कि क्या इस प्लांट के ऊपर छोटे छोटे कांटे आते हैं। तो दीप पटेल जी, इस प्लांट पर बिल्कुल भी कांटे नहीं होते हैं। यह सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है और सिट्रस फैमिली में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो देखने में बिल्कुल इसी तरह लगते हैं और जिन पर कांटे भी होते हैं, बट इस प्लांट पर बिल्कुल भी कांटे नहीं होते हैं। और इसकी एक पहचान और है कि इसके फूलों से जैस्मिन की तरह बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इसके फ्रूट साइज़ में नींबू से थोड़े बड़े होते हैं और उनका कलर बिल्कुल ऑरेंज की तरह होता है और छीलने पर भी वह बिल्कुल ऑरेंज की तरह ही होते हैं, बट इसका स्वाद बहुत ही अधिक खट्टा होता है, इसलिए इसका यूज अक्सर अचार बनाने में किया जाता है। नेहा भागड़े जी का कमेंट है कि अगर हमारे आसपास मॉस नहीं है तो कैसे ग्रो करें घर पर, उसका कोई उपाय है तो बताएं। प्लीज़ शुरुआत से कैसे ग्रो करना है ये बताएं। आपने तो सिर्फ प्रोपगेशन ऑफ मॉस बताया है वीडियो में। नेहा जी, पूरी दुनिया में मॉस की लगभग 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जो कि अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग जगहों पर ग्रो होती हैं। मॉस समुद्र तल से लेकर तालाब, झरनों, पत्थरों और पहाड़ों पे पाई जाती है और हमारे घर के आसपास भी यह ईजिली मिल जाती है। इसलिए मैं इसे अपने घर के आसपास ही कलेक्ट करता हूँ और इसे ग्रो करता हूँ। वैसे तो आपको इसके सीड ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे मिल जाएगी, बट वे सीड हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में ग्रो हो पाएंगे कि नहीं, यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। आप चाहें तो ऑनलाइन सीड खरीद करके उन्हें ग्रो करने का ट्राई कर सकती हैं। वैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और पूरे भारत में कहीं थोड़ा या कहीं ज़्यादा बारिश तो हो ही रही है, इसलिए इस समय आप इसे अपने घर के आसपास भी सर्च कर सकती हैं। यह ईजिली ऐसी जगहों पर मिल जाएगा जहाँ पर बराबर मॉइस्चर बना रहता है और डायरेक्ट सनलाइट थोड़ी कम पड़ती है। ये देखिए, इस समय यह मेरे पानी की टंकी के नीचे भी जो ईंट रखे हैं उस पर भी जमा हो गई है। तो इस तरह से यह आपको अपने घर के आसपास ही मिल जाएगी। वैसे आप चाहें तो सीड ले सकती हैं और उसे ऑनलाइन खरीद करके आप ग्रो कर सकती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट की तरफ, और अगला कमेंट है तेजू पंडित जी का। इन्होंने लिखा है, माझे प्लांट सूखत चले आहे क्या करूं। तो आई थिंक इन्होंने मराठी भाषा में कमेंट किया है। तो इन्होंने यहाँ पर कमेंट मेरे पैशन फ्लावर के प्लांट पे किया है। इनका जो पैशन फ्लावर का प्लांट है वह सूख रहा है, तो इसका यह सोल्यूशन चाहते हैं। गर्मी के मौसम में हाई टेम्परेचर की वजह से इस प्लांट की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन रेनी सीजन में इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड शुरू होता है और रेनी सीजन में यह बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और ख़ास करके जुलाई अगस्त में तो इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। तो अगर अब भी आपके प्लांट की कंडीशन में कोई सुधार नहीं है तो सच में प्रॉब्लम सीरियस है और एक बार आप अपने प्लांट को ज़रूर चेक कर लें। हो सकता है कि आपके प्लांट पर किसी इंसेक्ट या डिसीज़ का प्रभाव है जिस वजह से आपका प्लांट धीरे धीरे सूख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई पड़े तो आप नीम ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। इसके अलावा इस प्लांट के मरने का रीज़न अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग भी हो सकती है, क्योंकि इस प्लांट को हल्की सी मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है। तो अगर आप अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसे पूरी तरह से सूख जाने देते हैं, उसके बाद आप इसमें दोबारा वाटरिंग करते हैं, तो ऐसे में आपका प्लांट है जो धीरे धीरे सूखने लगता है और इसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं और एक समय के बाद आपका जो प्लांट है धीरे धीरे वो भी सूखना शुरू हो जाता है और फिर आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए आप हमेशा इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स को हल्का सा मॉइस्ट रखें, जिससे आपका प्लांट जो है वह सूखने ना पाए। बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस प्लांट में ओवर वाटरिंग कर दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग में इस प्लांट में और भी ज़्यादा समस्या हो सकती है। इसमें बहुत सारे फंगल डिसीज़ हो सकते हैं और आपके प्लांट की जो रूट्स हैं वह सड़ सकती हैं और आपका प्लांट अचानक पूरा का पूरा प्लांट सूख सकता है। तो आप कभी भी इसमें ओवर वाटरिंग ना करें। और एक बात को ध्यान में रखें कि आपने इस प्लांट को जिस पॉटिंग मिक्स में लगाया है वह पूरी तरह से वेल ड्रेन है या नहीं। अगर आपके प्लांट के रूट के आसपास पानी रुकता है वाटरिंग करने के समय, तो ऐसे में भी आपका प्लांट जो है वह सूख सकता है, वह मर सकता है। अगर आपके प्लांट की पत्तियां ब्राउन हो रही हैं और वह सूख रही हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके प्लांट को पर्याप्त मॉइस्चर ना मिल रहा हो। तो इसलिए आप अपने प्लांट में वाटरिंग पे थोड़ा ध्यान दें। और अगर आपके प्लांट के आसपास पानी रुक रहा हो और आपके प्लांट की जो ब्रांचेज हैं या रूट हैं वह गल रही हों, तो तुरंत ही आप अपने प्लांट को पॉट से या ज़मीन में जहाँ भी आपने लगाया उसे निकाल लें और उसे फिर से एक नए पॉटिंग मिक्स के साथ एक बिल्ट इन पॉटिंग मिक्स में लगाएं,
जिससे आपके पॉट में बिल्कुल पानी ना रुके। और अगर आप उससे ग्राउंड में लगाते हैं तो किसी ऊंचे स्थान पर लगाएं जहाँ पर बरसात का जो पानी है वो इकट्ठा ना हो। इसके अलावा बरसात के मौसम में हमारे प्लांट में बहुत सारे फंगल डिसीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो मरने लगता है। इसलिए बरसात के समय में आप अपने सभी प्लांट में 2 ग्राम फंगीसाइड पाउडर को 1 लीटर पानी में घोल करके अपने सारे प्लांट्स की रूट में दे दें, जिससे आपके जो प्लांट हैं वह फंगल डिसीज से सुरक्षित रहेंगे और बरसात के इस मौसम में आपके बहुत सारे प्लांट मरने से बच जाएंगे। अर्चना परवानी जी ने सिनेमन प्लांट के बारे में पूछा है कि इसको हार्वेस्ट कैसे करना है। तो अर्चना जी, इस प्लांट को मैंने सिर्फ शो पीस के तौर पे ग्रो किया था, क्योंकि मेरे पास इसे ग्रो करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है और टेरेस पे मैंने इसे छोटे से पॉट में लगाया है जहाँ पर यह मेच्योर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस प्लांट से सिनेमन को हार्वेस्ट करना चाहती हैं तो आप इस प्लांट को ग्राउंड में लगाइए जहाँ पर यह अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके और पूरी तरह से मेच्योर हो सके, क्योंकि यह प्लांट लगाने के करीब 3 साल बाद ही आप इससे सिनेमन को हार्वेस्ट कर सकती हैं। इस प्लांट को लगाने के 3 साल बाद आप इसकी छाल यानी इसके बार्क को उतार कर सुखा लीजिए, जिसे हम सिनेमन के रूप में यूज़ करते हैं। इसके बाद आप हर 2 साल में इस प्लांट से सिनेमन को हार्वेस्ट कर सकती हैं। बेसिकली इसके प्लांट का जो छिलका होता है, जिसे हम बार्क कहते हैं, वही हम सिनेमन के रूप में यूज़ करते हैं। तो उसे सिर्फ आप किसी चीज़ से उतार लीजिए और उसे सुखा लीजिए, और सूखने के बाद आप इस प्लांट की छाल को खड़े मसाले के रूप में या पाउडर के रूप में जिस तरह चाहे आप उसे यूज़ कर सकती हैं। राजबाला जी का कमेंट है कि सर प्लीज़ कौन कौन से प्लांट में डालें इप्सम सैल्ट, यानी वह जानना चाहती कि हम इप्सम सैल्ट को किन किन प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। और उनका दूसरा कमेंट है, सर मेरा एक छोटी पत्ती वाला कॉटन प्लांट है जो मिलीबग लगने से मुरझा गया है, क्या करूं? राजबाला जी, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि इप्सम सैल्ट मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है और यह प्लांट्स की रूट डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करता है और प्लांट में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे प्लांट मिट्टी से अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है, जिसका साफ असर आप प्लांट्स की ग्रोथ पर देख पाएंगे। दूसरे, यह पेस्ट कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है। किसी भी तरह के इंसेक्ट प्लांट पर लगे हों तो आप इप्सम सैल्ट को पानी में डाइल्यूट करके पूरे प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इप्सम सैल्ट में बिल्कुल नहीं पाया जाता। इसीलिए अगर आप इसे प्लांट में प्राइमरी फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी इसे प्राइमरी फर्टिलाइज़र के रूप में ना यूज़ करें। आप बैलेंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ इसे एडिशनल सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इप्सम सैल्ट अल्कालाइन सॉइल को न्यूट्राइज करने में भी हेल्प करता है। इसके लगातार इस्तेमाल से सॉइल का बढ़ा हुआ pH बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आपके गार्डन की सॉइल ऑलरेडी एसिडिक है तो ऐसे में आप उसमें इप्सम सैल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वैसे इप्सम सैल्ट का इस्तेमाल खास करके रोज़ प्लांट, टमाटो, ब्लैक पेपर और चिली प्लांट में किया जाता है, जिसमें इससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। वैसे आप इसे किसी भी प्लांट में यूज़ करें तो आपको इससे लाभ मिलेगा। आपका दूसरा सवाल कि आपका कॉटन प्लांट मिलीबग की वजह से मुरझा गया है, इसका मतलब आपके प्लांट पर बहुत अधिक संख्या में मिलीबग लग गए हैं। मैंने कई बार बताया है कि आप अपने प्लांट्स को रेगुलरली चेक करते रहें, जिससे आपके प्लांट पर किसी भी इंसेक्ट का अटैक होने पर आप तुरंत उसे कंट्रोल कर सकें। मिलीबग हमारे प्लांट की पत्तियों और ब्रांच से प्लांट के अंदर के जूस को चूस लेते हैं, जिससे हमारा प्लांट पूरी तरह से मुरझाने और सूखने लगता है और धीरे धीरे पूरा प्लांट सूख कर मर जाता है। आपके केस में आपके प्लांट की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए आप अपने प्लांट के जो इन्फेक्टेड ब्रांच हैं उसे कट करके प्लांट से हटा दें और उसके बाद 1 लीटर पानी में करीब 1 टीस्पून के लगभग नीम ऑयल और ½ टीस्पून कोई भी लिक्विड डिशवाश सोप को मिक्स कर लें और अपने पूरे प्लांट पे उसे अच्छी तरह से स्प्रे करें। यह काम आपको हफ्ते में 2 बार अपने प्लांट्स पर करना है और हमेशा आप सनराइज़ के पहले या फिर सनसेट के बाद ही आप अपने प्लांट पे स्प्रे का इस्तेमाल करें, जिससे आपके प्लांट में लीफ बर्न की समस्या ना हो। और ऐसा आपको तब तक करना है जब तक कि आपके प्लांट की कंडीशन में थोड़ा सुधार ना हो जाए। आई होप कि आपका प्लांट सर्वाइव कर जाए और मरने से बच जाए। शीतल माले राव जी ने कमेंट करते हुए मेरे पैशन फ्लावर की वीडियो पे पूछा है, कैन इट ग्रो आफ्टर थ्रोइंग इट्स फ्रूट इन ग्राउंड। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट को मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा और सक्सेसफुल तरीका स्टेम कटिंग होता है, लेकिन आप इसके सीड को भी ग्रो कर सकती हैं, बट इसके लिए आपको इसके पके हुए मेच्योर सीड्स की ज़रूरत होगी, जिन्हें आप कम से कम 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें और अगले दिन उसे आप बेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स में लगा दें और पॉटिंग मिक्स को लगातार आपको मॉइस्ट रखना होगा। पॉटिंग मिक्स में लगातार हल्का सा मॉइस्चर बना रहे और आप पॉट को किसी ऐसे लोकेशन पर रखें जहां इससे ब्राइट लाइट मिलती रहे, तो आपका जो सीड है जर्मिनेट हो जाएगा।
अगले कमेंट में आशीष कुमार सिंह जी मेरे वर्मी कंपोस्ट की वीडियो पे कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि सर जी आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, आप माल लेकर भेज रहे हो। तो आशीष जी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के यूजेज और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया है, ना तो मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ना ही मैं वर्मी कंपोस्ट को सेल करता हूँ। HAR क्रिएशन ने मेरे लिलियम प्लांट की वीडियो पर कमेंट किया है, मेरे प्लांट की कलियां गिर गई, इसकी वजह और उपाय बताएं। भाई प्लांट से फ्लावर बड गिरने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर किसी फंगल डिसीज या इंसेक्ट की वजह से हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट को अच्छी तरह चेक करें और समझें कि प्लांट से फ्लावर बड गिरने की असली वजह क्या है, जिससे आप उसका सही से ट्रीटमेंट कर सकें। इसके अलावा प्लांट से फ्लावर बड गिरने की समस्या अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग दोनों कंडीशंस में हो सकती है। तो एक बार आप वाटरिंग पे ध्यान दें, आप अपने पॉट की मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखें, कभी भी आप उसमें ओवर वाटरिंग ना करें। और इस बात पे भी ध्यान दें कि आपने जिस पॉटिंग मिक्स में प्लांट को लगाया है वो पूरी तरह से वेल ड्रेन हो। आपके पॉट में पानी लंबे समय तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर भी प्लांट से फ्लावर बड गिर सकते हैं और आपका प्लांट भी मर सकता है। फ्लावरिंग के समय प्लांट को सही मात्रा में फास्फोरस न मिलने पर भी फ्लावर बड गिरने की समस्या हो सकती है, क्योंकि फास्फोरस प्लांट में हेल्दी रूट डेवलप करने में हेल्प करता है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बूस्ट करता है। साथ ही फास्फोरस प्लांट की एनर्जी को सही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। किसी भी बल्ब वाले फ्लावर प्लांट को लगाते समय आप पॉटिंग मिक्स में बोन मिल जरूर मिक्स करें, जिससे प्लांट को पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस मिल सके। और बोन मिल एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इसलिए इससे प्लांट को बहुत ही लंबे समय तक फास्फोरस मिलता रहता है, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ हेल्दी वे में होती रहती है। इसके बाद जब आपके प्लांट में फ्लावर बड बनने लगें तो आप अपने रेगुलर फर्टिलाइजर के साथ बोन मिल पाउडर को मिक्स करके प्लांट को दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट में फ्लावर बड के गिरने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लिलियम प्लांट को पर्याप्त सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे पर डे कम से कम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाया करे। अगर आप इसे बिल्कुल शेडी एरिया में रखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और इसमें बड ड्रॉप जैसी समस्याएं होती रहेंगी। इसके अलावा लिलियम को कभी भी क्राउडेड एरिया में नहीं रखना चाहिए, जहाँ पर बहुत अधिक प्लांट हों। इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ एयर सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो, तो इसकी ग्रोथ हेल्दी वे में होती रहेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम किसी भी प्लांट को जब लगाते हैं तो उससे पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट को जान लेना चाहिए कि उसे किस तरह के पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत है, उसे कितना टेम्परेचर चाहिए और हमें वाटरिंग उसमें कब और कितना करना है, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम प्लांट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं तो प्लांट में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। उसके फ्लावर बड गिर सकते हैं, उसकी लीफ बर्न हो सकती हैं, या फिर आपका प्लांट ही सर्वाइव नहीं करेगा और कुछ दिन बाद सूख जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट को समझें और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। प्लांट में कोई भी समस्या होने पर आप प्लांट को अच्छी तरह से चेक करें और प्रॉब्लम की असली वजह को समझें, क्योंकि कई बार हमारे प्लांट को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सही टेम्परेचर और सही वाटरिंग पे ध्यान देने से ही हमारे प्लांट की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एसएस ने लिखा है, भाई NPK देने के कितने दिन बाद इप्सम सैल्ट दे सकते हैं? जिस तरह आप अपने प्लांट में 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार NPK देते हैं, ठीक उसी तरह से आप महीने में 1 से 2 बार अपने प्लांट में इप्सम सैल्ट भी दे सकते हैं। NPK और इप्सम सैल्ट दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए आप इसे चाहे एक साथ यूज़ करें या एक दिन गैप करके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके प्लांट पर किसी भी तरह के इंसेक्ट लग जाए तो उस कंडीशन में आप इप्सम सैल्ट को हफ्ते में 2 बार अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। DM ने कमेंट किया है मेरे पुष्पांजलि रोज़ की अनबॉक्सिंग वीडियो पर। उन्होंने पूछा है, सर जी इनके पास देसी रोज़ की कितनी वैरायटी हैं? दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन से गुलाब हैं, प्राइस क्या है। बहुत सारे सवाल आप लोग मुझसे करते हैं, इसलिए मैं आप सभी के डाउट क्लियर कर दूं कि मैं रोज़ प्लांट को सेल नहीं करता हूं। मैंने इस वीडियो में कुछ रोज़ प्लांट का रिव्यू किया था जो मैंने पुष्पांजलि से मंगवाए थे। पुष्पांजलि एक वेल नोन ब्रांड है इंडिया में जो रोज़ प्लांट में डील करती है। इनके पास हज़ारों वैरायटी के गुलाब हैं। इनका ईमेल एड्रेस आपको इस समय स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप इन्हें ईमेल करके अपने सभी सवाल इनसे पूछ सकते हैं और आप इनसे इनका रोज़ प्लांट का कैटलॉग मंगा सकते हैं और अपने पसंद के रोज़ प्लांट चूज भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपको इजीली नर्सरी पर रोज़ प्लांट मिल जाते हैं तो फिर ऑनलाइन आप रोज़ प्लांट ना ही खरीदें तो अच्छा है, क्योंकि सेलर तो हमें हमेशा हेल्दी प्लांट्स ही सेंड करते हैं, बट ट्रांजिट में प्लांट इतना डिले हो जाता है कि हमारा प्लांट जो है हमारे पास आते आते लगभग 50% डैमेज हो चुका होता है और ऐसे में प्लांट का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको इजीली रोज़ प्लांट नर्सरी पे मिल जाते हैं तो फिर आप ऑनलाइन रोज़ प्लांट ना खरीदें। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इस वीडियो में मैंने लगभग 20 क्वेश्चन कवर किए हैं और डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और जिन लोगों के कमेंट्स मैं नहीं पिक कर पाया हूँ उन्हें नेक्स्ट Q&A में ऐड कर लूँगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।